हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज बात कर लेते हैं मेजर स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। कौन कौन सी मेजर एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं इंडिया में। फर्स्ट अपन देख लेते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आई है रबी 2007 में। ऑब्जेक्टिव्स का क्या था? टू इन्हांस द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्स। राइस का प्रोडक्शन कितना करना है? 10 मिलियन टन। व्हीट का करना है 8 मिलियन टन और पल्स का करना है 2 मिलियन टन रिस्पेक्टिवली बाय द एंड ऑफ द 11th 5-year प्लान। 11th 5-year प्लान के एंड में राइस का प्रोडक्शन 10 मिलियन टन करना है, व्हीट का प्रोडक्शन 8 मिलियन टन करना है और पल्स का प्रोडक्शन 2 मिलियन टन करना है। ड्यूरिंग 12th 5-year प्लान में 4 अदर क्रॉप्स, देखो यहाँ पे कौन कौन सी थी 11th 5-year प्लान में? राइस, व्हीट, पल्स। अब 12th 5-year प्लान में 4 मोर क्रॉप्स। कौन कौन सी? कॉटन, शुगरकेन, जूट एंड कोर्स सीरियल ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस स्कीम। नाउ 7 कमोडिटीज़। मतलब अगर अपने को पूछा गया कि 11th 5-year प्लान तक के कितनी कमोडिटीज़ थी, तो 3। और 12th 5-year प्लान में कितनी कमोडिटी है, तो अपन बताएंगे 7। और 12th 5-year प्लान में कितनी कमोडिटी ऐड हुई है, तो वो 4। ठीक है। From 2015 to 16, the funding pattern of this scheme is in ratio 60-40 between central government and state. फंडिंग पैटर्न क्या है? 2015-16 से फंडिंग पैटर्न इसका सेंट्रल गवर्नमेंट 60% शेयर करेगी और स्टेट गवर्नमेंट जो रहेगी वो 40% शेयर करेगी। A new program under the NFSM called Accelerated Pulse Production Program. Accelerated Pulse Production Program भी इस NFSM के अंदर ही जुड़ गया था। अब देखो, तो NFSM में अपने को याद क्या करना है कि पहली बात 2007 में, रबी 2007 में आई थी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसमें 11th 5-year प्लान में अपने को राइस, व्हीट और पल्स का प्रोडक्शन 10, 8, 2 मिलियन टन रिस्पेक्टिवली करना था। 11th 5-year प्लान 2007 to 12 में। अब 2012 to 17 में 4 और क्रॉप्स अपनी जुड़ गई थी। कौन कौन सी? कॉटन, शुगरकेन, जूट, कोर्स सीरियल। फिर फंडिंग पैटर्न इसकी 40 to 60 थी, 40:60। और एक्सीलरेटेड पल्स प्रोडक्शन प्रोग्राम जो था इसमें जुड़ा था। अब देखना है कि नेशनल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, ये भी 2007 में थी। टू अचीव 4% ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर ड्यूरिंग 11th प्लान। फंडिंग पैटर्न सेम एज NFSM। टू अचीव 4% growth rate in agriculture and allied sector during the 11th plan, it is recommendation of the National Development Council of India. ओके, ये भी 2007 में आई थी। फूड सिक्योरिटी, कृषि विकास दोनों साथ में आए थे। और 4% ग्रोथ रेट जितना भी हो रहा था उसमें 11th 5-year प्लान में जितना भी पहले से हो रहा था उसका 4% और इंक्रीज़ करना था। ठीक है। फिर फंडिंग पैटर्न उसकी NFSM की जैसी थी और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया था। अब देखते हैं कि इंटीग्रेटेड, ये आइसोपोम कहती हूँ मैं जिसे, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयलसीड, पल्सेस, ऑयल पाम एंड मेज। 2004 में ये आई थी। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे। 2004 में इंटीग्रेटेड स्कीम आई थी। कितनी क्रॉप्स है? ऑयलसीड, पल्स, ऑयल पाम, मेज, 4 है। 2004 हो गया। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि आइसोपोम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 14 मेजर स्टेट। ओके, ऑयलसीड और पल्स के लिए 14 मेजर स्टेट, मेज के लिए 15 मेजर स्टेट और ऑयल पाम के लिए 10 मेजर स्टेट। द पल्स कंपोनेंट हैज़ बीन मर्ज्ड विद NFSM। यहाँ पर 2007 में एक्सीलरेटेड पल्स प्रोडक्शन प्रोग्राम आया था। उसी पल्स प्रोडक्शन प्रोग्राम को 1 अप्रैल 2010 में आइसोपोम के साथ मर्ज कर दिया गया था। उसको मर्ज करने के बाद आइसोपोम का नाम क्या हो गया था?
NMOOP, नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड एंड ऑयल पाम्स। फिर 2018 में इसका NFSM एज नेशनल, ये पूरा NMOOP इसको ही नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में ऐड कर दिया था और उसका अलग से ऑयल सीड कंपोनेंट नाम रख दिया गया था। अब 2000 मतलब आत्मा कब आई थी? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी 2005 में आई थी अंडर NATP नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट एज डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी टू ऑपरेशनलाइज द एक्सटेंशन रिफॉर्म विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर। इसमें ये था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी कैसे ऑपरेशनलाइज होगी, कैसे ऑपरेशनलाइज करेगी एक्सटेंशन रिफॉर्म विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन किसका होना चाहिए? फार्मर ग्रुप का, नॉन NGOs का, कृषि विज्ञान केंद्र, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, स्टेक होल्डर ऑपरेटिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन सबको एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, तब जाके ही ये होगा। इसीलिए इन सब के एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए आत्मा आई थी 2005 में। अब देखते हैं कि फंडिंग पैटर्न इसका सेम था, सेम बोले तो 60:40, मतलब 60 सेंट्रल गवर्नमेंट देंगी और 40 स्टेट गवर्नमेंट देगी। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आया था। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड द NHM फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मतलब हॉर्टिकल्चर का सभी एरिया में, मतलब पूरी तरह से डेवलपमेंट करना है हॉर्टिकल्चर का, तो वो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कहलाएगा। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन अपग्रेडेड विद मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। 1 अप्रैल 2014 में उसको अपग्रेड कर दिया गया था और उसका नाम क्या रख दिया गया था? इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है। फिर नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, ये 2010 में आया था। द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, मतलब पूरा पैसा सेंट्रल ही देगी। ये जून 2010 में आया था। इन एडिशन टू द अर्लियर माइक्रो इरिगेशन स्कीम लॉन्च्ड इन जनवरी 2006। माइक्रो इरिगेशन स्कीम जो है वो जनवरी 2006 में आई थी और नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन जो है वो 2010 में आई थी। तो ये माइक्रो, अब ऐसा नहीं है कि माइक्रो इरिगेशन स्कीम और नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन ये दोनों अलग अलग चल रही है। इसको जो है, मतलब माइक्रो इरिगेशन स्कीम को नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन स्कीम में मर्ज कर दिया गया है। द मिशन इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग the 11th 5-year plan period for enhancing water use efficiency by adopting drip and sprinkler irrigation system in all states and union territories for both horticulture and agricultural crops। इसमें ये है कि वाटर की यूज़ इफ़िशियंसी को बढ़ाना है ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को यूज़ करके हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चरल क्रॉप के लिए। तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहे हैं अपन इसमें? नेशनल मिशन और माइक्रो इरिगेशन में वाटर यूज़ इफ़िशियंसी बढ़ा रहे हैं। किसका यूज़ करके? ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज़ करके। और किन क्रॉप्स में? कहाँ कहाँ? स्टेट में भी और यूनियन टेरिटरीज़ में भी, और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चरल क्रॉप, दोनों क्रॉप्स के लिए। चारों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल बैम्बू मिशन 2004 में आया था। इसमें भी होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहे थे कि मतलब बैम्बू का एरिया बढ़ना चाहिए पूरे इंडिया में। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 2008, फार्मर कैन रिसीव अप टू, हाँ, इसमें क्या हो रहा था कि फार्मर को 3 लाख टू 3 लाख अप टू 3 लाख, है ना, 3 लाख तक के पैसा मिल रहा था 7% इंटरेस्ट पे। लेकिन 2009-10 में गवर्नमेंट ने एडिशनल 3% वो जो थी कम कर दी थी कि नहीं, अगर कोई टाइमली पेमेंट कर रहा है फर्स्ट ईयर में तो उसका 4% मतलब 2009-10 में 1% कम कर दिया गया था और 2010-11 में 2% कम किया गया था। मतलब इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगी, जो ऐसे फार्मर जो कि टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं उनकी 4% ही बच जाएगी। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ये आई थी रबी 1999 में। मिनिमम इंडेंटिटी लेवल जो रहेगा, इसमें क्या था कि
60%, हाँ पहले ऐसा हुआ था कि 60% हर्जाना दिया जाता था, लेकिन अब इसका 70% कर दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस को एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउ किया गया है। किसान कॉल सेंटर ये आया था 2004 में, जनवरी 2004। इसमें फार्मर कम्युनिटी को थ्रू आउट द डे, मतलब सुबह से लेकर शाम तक के कभी भी वो फ़ोन करके पूछ सकते हैं एक टोल फ्री नंबर पे। किसान कॉल सेंटर स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2016 जनवरी, 2004 21 जनवरी। कब लॉन्च हुई थी? 21 जनवरी 2004। अ कंट्री वाइड कॉमन 11 डिजिट, मतलब पूरी कंट्री में 11 डिजिट का एक नंबर दिया गया था। कौन सा? 1800 180 1551 हैज़ बीन अलोकेटेड फॉर KCC। रिप्लाइज टू द क्वेरीज ऑफ द फार्मर कम्युनिटी आर बीइंग प्रोवाइडेड इन 22 लोकल लैंग्वेजेस। कितनी टोटल लैंग्वेज हैं? 22। कॉल्स आर अटेंडेड फ्रॉम सुबह के 6 बजे से शाम के 10 बजे तक के, 6 AM to 5 PM। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स, 2 सेंटर हैं 2002। नाबार्ड मॉनिटर द क्रेडिट सपोर्ट ऑफ एग्री क्लिनिक थ्रू कमर्शियल बैंक। मॉनिटरिंग कौन करता है? नाबार्ड करता है। किसके थ्रू करता है? कमर्शियल बैंक के थ्रू। एग्री क्लिनिक्स के जो क्रेडिट सपोर्ट दे रहा है नाबार्ड, उसकी मॉनिटरिंग कमर्शियल बैंक के थ्रू होती है। सिलेक्टेड ट्रेनीज आर प्रोवाइडेड एग्रीप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, सिलेक्टेड ट्रेनिंग को एग्रीप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट लिंक बैक एंडेड सब्सिडी एट 33% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फंडेड through bank loan as well as full interest subsidy for the first 2 year of the bank credit had recently been approved under this scheme। इसमें क्या होता है कि 33% जो रहती है, मतलब जितनी भी अपनी कैपिटल कॉस्ट है, जितना भी अपने को लोन लेना है, उसकी 33% जो रहती है वो सब्सिडी मिलती है, मतलब उसको अपने को नहीं देना पड़ेगा। फंडेड थ्रू बैंक लोन एज वेल एज फुल इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन द फर्स्ट 2 ईयर्स, और फर्स्ट 2 ईयर में फुल इंटरेस्ट सब्सिडी रहेगी। बैंक क्रेडिट हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड अंडर दिस स्कीम, और इस स्कीम के अंदर ऐसा अप्रूव किया गया है अभी अभी। फिर अपन देखते हैं नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या कहता है? कब आया? 2014-15 में। ऑनगोइंग 4 स्कीम दैट इज़ रेन बेस्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो स्कीम पहले से चल रही थी, कौन कौन सी? और वो भी 4 स्कीम। नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरीगेशन, रेन बेस्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम एंड नेशनल सॉइल हेल्थ फर्टिलिटी मैनेजमेंट स्कीम। इन चारों को मर्ज करके नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बनाया गया था। फंडिंग पैटर्न ऊपर के जैसी ही थी, मतलब कि 60:40। फिर यहाँ पे आ गया था 2017-18 में एक नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। कौन सा? कृषि वानिकी सब मिशन। कृषि वानिकी मतलब अपना फॉरेस्ट से रिलेटेड है ना। हैज़ बीन स्टार्टेड अंडर NMSA, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर ही कृषि वानिकी सब मिशन भी स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, क्या क्या था इसमें नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में? 4 प्रोग्राम चल रहे थे, उनको मर्ज कर दिया गया था एक में। फंडिंग पैटर्न 60:40 था, और कृषि वानिकी सब मिशन 17-80 में अलग इसके साथ में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब मिशन फॉर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट 2014, a centrally sponsored scheme of MID has been launched for the holistic development of horticulture in country during 12th 5-year plan। कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, मतलब सेंटर पूरी तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी, और इसमें क्या करना था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करना था एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का। उसमें भी हॉर्टिकल्चर का होलिस्टिक डेवलपमेंट ही हो रहा था, लेकिन उसको बाद में, मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को, जो कि 2005 में आया था, उसको यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ हॉर्टिकल्चर में डेवलप ही किया था। द स्कीम विच इज़ टेकन ऑफ फ्रॉम 2014-15 इंटीग्रेट द ऑनगोइंग स्कीम ऑफ। कौन कौन सी ऑनगोइंग स्कीम को, मतलब जो पहले से चल रही है,
वो वाली कौन कौन सी स्कीम को इसमें मर्ज किया है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट, नेशनल बैम्बू मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर, ये नागालैंड में है। जो कि मतलब ये 6 स्कीम को जो कि पहले से चल रही थी उसको नेशनल मिशन ऑफ फॉर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ हॉर्टिकल्चर में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, मतलब हॉर्टिकल्चर की जितनी भी स्कीम चल रही थी उनको मर्ज कर दिया गया और नेशनल मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर कर दिया गया। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड आई है 19 Feb 2015 में। हाँ, अब इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि फ़र्स्ट ये कहाँ से आया, कहाँ मतलब फ़र्स्ट सॉइल हेल्थ कार्ड कहाँ पे बना, कहाँ से आइडिया आया। राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में ये आया था और 19 Feb 2015 में आया था। द स्कीम एम एट प्रमोटिंग सॉइल टेस्ट बेस्ड एंड बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। स्कीम के तहत क्या था कि सॉइल टेस्ट होगा, उसके हिसाब से उसमें जो रिज़ल्ट आएगी उसके हिसाब से बैलेंस्ड यूज़ करना है फर्टिलाइज़र का, ताकि फार्मर को टू इनेबल फार्मर टू रिलीज़ हायर यील्ड एट लोअर कॉस्ट, ताकि फाइनल को कम कॉस्ट पे ही ज़्यादा यील्ड मिल सके। अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट प्लान्स टू इशू